जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। असम और बंगाल के बीच का एक छोटा सा गांव केलापुर, और इसी केलापुर के पुलिस थाने में पदस्थ 8 कर्मचारी। गांव काफी सभ्य और भोले भाले लोगों का है, इसलिए ज्यादा क्राइम वगैरह होता नहीं, अतः इनके पास ढेर सारा समय खाली बैठने का होता है और इसी दौरान कई सारी वाद विवाद, चर्चाएं और ना जाने क्या क्या होता है। आज भी चाय का दौर चल रहा था। छोटू चाय वाले ने सबके पास चाय दी। आदिनाथ यहां सबसे जूनियर था, इसलिए अक्सर उसकी बातों को सब दबा देते थे कि उसे कुछ भी अनुभव भी नहीं है। मगर आज आदिनाथ दबने वाला नहीं था। वो बोल पड़ा, अरे दादा, आप लोगों को नहीं मालूम है, पेड़ पौधों में भी जान होती है, समझे ना। ये जितने शाकाहारी लोग ना मांसाहारियों को कहते हैं जीव हत्या करते हैं, ये शाकाहारी सबसे बड़े जीव हत्यारे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, फालतू बात। आपने नहीं पढ़ा है क्या, पौधों में भी जीवन होता है। अरे मांसाहारी तो किसी जानवर को एक बार काटते हैं तो वो मर जाता है, फिर उसको पकाते हैं, मगर आप लोग जब काटते हो तो दिखता नहीं तो क्या हुआ, अगर उनमें जान होगी तो ऐसा भी तो होता होगा। कई बार वो पूरी तरह से नहीं मरते हैं और बेचारे अधमरे तड़पते हुए साग सब्जियों को आप उबलते हुए तेल में डाल देते हो। उसकी बातों को काटने का सामर्थ्य हालांकि किसी के पास नहीं था, मगर उसकी बातों को मानने को भी कोई तैयार नहीं था। हवलदार राम बहादुर बोले, आप कुछ भी कहिए साहब, मानता हूं जगदीश चंद्र बसु ने यह बताया कि पौधों में जीवन होता है, मगर मैं नहीं मानता। भाई शाकाहारी कभी जीव हत्या हो ही नहीं सकती। अपनी बातों को दबता देख आदिनाथ थोड़ा सा चिढ़ने लगा था कि तभी सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत वहां आए। उन्हें देखते ही वो बोल पड़ा, लो अभिजीत सर आ गए। सर आप ही बताइए, पौधों में जान होती है कि नहीं। अभिजीत अपनी कुर्सी पर बैठकर बोले, देखो तुम लोगों की बहस क्या है मैं नहीं जानता, मगर ये बात सही है कि पेड़ पौधे भी अपने आप में बहुत सी विचित्रता रखते हैं, और मेरे जीवन में जो अनुभव हुआ वो तो बहुत ही भयानक था। अभिजीत की बात सुन के सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर तनकर बैठने लगे। आदिनाथ ने तुरंत ही एक गर्मा गर्म चाय का गिलास अभिजीत के सामने रखा और अपनी कुर्सी पर तनकर बैठ गया, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि अभिजीत साहब अब एक कहानी सुनाने के मूड में आ गए। उनकी कहानियां अपने आप में अद्वितीय होती। अब ये सच है कि कल्पना है किसी को यह नहीं मालूम, मगर हां कुछ घंटे तो आराम से बीत जाते हैं। चाय की चुस्की लेते हुए अभिजीत ने कहा, आज ठंड थोड़ी ज्यादा है। ठंड से ही याद आई ये घटना, इसी गांव की है। आज से करीब 40 साल पहले जब मैंने नई नई नौकरी ज्वाइन की थी और मेरी पोस्टिंग इसी गांव में हुई थी, तब के गांव के हालात ऐसे नहीं थे। गांव और पिछड़ा हुआ था और इसी गांव के नदी वाले मैदान पे एक बड़ा सा पेड़ था। क्या पेड़ था ये तो पता नहीं, मगर इतना सुना था कि पिछले 100 सालों से वो पेड़ गांव में है। पेड़ बड़ा ही अजीब था, साल भर ऐसे पड़ा रहता था जैसे सूख कर मर गया हो, मगर दशहरे के कुछ दिनों बाद ही अचानक उसमें परिवर्तन होता था।
पत्तियां और फूल निकल आते थे, मगर कुछ समय के लिए। जैसे ही ठंड बढ़नी शुरू होती थी, एक बार फिर से वो वैसे ही सूख जाता था। मगर इस पेड़ को गांव वाले देवी का अवतार कहते थे, और दशहरा खत्म होने के 7 दिन बाद किसी खास तिथि में आगे पीछे दिन हो सकते थे, मगर उस तिथि पर बंजारों का एक दल गांव में आता था। गांव में आते ही साथ वो पेड़ के चारों ओर एक बाड़ा लगा देता था, ताकि कोई भी पेड़ की तरफ न जा सके, और पेड़ से थोड़ी दूरी पर अस्थायी झोपड़ियां बनाकर वो लोग रहते थे करीब 7 दिनों तक। और इन 7 दिनों में पेड़ की पूजा की जाती थी, और कोई ऐसी वैसी पूजा नहीं। 7 दिन तक लगातार बकरों की बलि चढ़ती थी, और उनका खून इकट्ठा कर पेड़ की जड़ में डाला जाता था। हालांकि ये सब पेड़ के उस तरफ होता था जिधर ज्यादा लोग जाते नहीं है, और इसीलिए बाड़ा लगा देते थे कि लोग उधर न जा सके। भोले वाले गांव वाले इन 7 दिनों में फल फूल इत्यादि लेकर बाड़े के बाहर से ही पूजा पाठ इत्यादि करते थे। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही थी, मगर उस साल प्रॉब्लम हो गई। अब गांव की मजिस्ट्रेट मोहिनी देवी पशु प्रेमी थी। उनकी पोस्टिंग हुई, और जब उन्हें पता चला कि 7 दिनों तक लगातार निरीह बकरों की बलि दी जाती है, तो उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया। उनके घर में कई सारे पालतू कुत्ते बिल्ली और न जाने किस किस तरह के पशु थे। शहर में भी वो काफी एक्टिव थी पशुओं की रक्षा के लिए। ऐसे में वो कैसे देख सकती थी कि जानवरों की लगातार 7 दिन तक बलि दी जा रही है। अतः उन्होंने शहर में रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट का असर हुआ। पशु प्रेमियों ने आवाज उठानी शुरू की, तो उस साल से पूजा बंद करा दी गई। भोले वाले गांव वाले ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, सरकारी ऑर्डर था। पुलिस का भी कड़ा प्रबंध कर दिया गया। उन बंजारों को मारपीट कर भगा दिया गया, इस साल पूजा न करें। मगर जाते जाते वो गंभीर स्वर में बोल के गए थे, गांव में साल पूजा नहीं हुई है, देवी का प्रकोप आएगा इस गांव पर, मृत्यु राजेगी। कहकर वो चले गए। मगर कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सामान्य सा रहा। वैसे हर साल जब वो जाते थे तो पेड़ का चारों ओर का बाड़ा तोड़कर चले जाते थे, मगर इस साल पूजा न होने से चिढ़े हुए हो या किसी भी कारण से हो, उन्होंने बाड़ा नहीं खोला। दिन बीतने लगे। एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। एक परिवार की लड़की गायब हो गई। लड़की के परिवार वालों का इल्जाम था कि उनके पड़ोस में रहने वाले लड़के ने लड़की का अपहरण कर लिया है। पुलिस में रिपोर्ट की गई। सामने वाला परिवार का कहना था कि लड़की लड़के को वर्गला रही थी, इस वजह से दोनों घर से भाग गए। अतः पुलिस को खोजबीन शुरू करनी पड़ी। वैसे भी यहां ज्यादा काम तो होता नहीं है, सो हम लोग ध्यान से केस को सॉल्व करने लगे। केस की छानबीन करते करते पता चला लड़का लड़की दोनों आपस में प्रेम करते थे, मगर परिवारों की दुश्मनी की वजह से घर वाले उनके इस प्रेम को मानने को तैयार न थे। इस वजह से शायद दोनों भाग गए हैं। दोनों बालिग थे। सो पुलिस का काम यहां खत्म हो जाता है। अतः केस को रफा दफा कर दिया गया और लोगों को समझाया गया कि अपने बच्चों को घर ले आए और उनकी विधिवत विवाह करा दे। पुलिस के डर से घर वाले मान भी गए थे, मगर बच्चे मिले तो हमारे सुपरिटेंडेंट साहब ने यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी कि आसपास के गांव में खोजकर उन बच्चों को उनके घर तक पहुंचाऊं। मगर वो थे कि मिलने का नाम ही नहीं था। एक दिन अचानक सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा, वो जो गांव के बाहर वाला पेड़ है उसमें जाके जरा देखो, मुझे शक है गांव वालों से छुप के दोनों वहीं न रह रहे हो।
उधर ज्यादा यातायात नहीं है गांव के लोगों का। साहब की बात मुझे कुछ सही लगी। साथ में 2 कांस्टेबल लेकर जीप लेकर मैं उस पेड़ की तरफ पहुंच गया। मगर पेड़ के बारे में जो भी कहानियां वगैरह प्रचलित थी और बंजारों ने जो जाते जाते कहा था, इस वजह से उस पेड़ से थोड़ा डर ही लगता था। ये डर मेरे दिमाग पर भी चढ़ गया था। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, मैंने खुद जाने के बजाय अपने कांस्टेबल से कहा कि वो पेड़ के आसपास खोज कर आए। मगर जाते जाते बंजारों ने उन बाड़े में से एक छोटा सा दरवाजा जिससे वो अंदर जाते थे, उसे सांप की केचुली, मुर्गे के पंख और बकरे की मुंडी से बांध कर रखा था। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। हवलदार ने आकर मुझे बताया कि दरवाजा इस तरह से बंद है। मैंने उससे कहा कि वो तोड़ दे। पहले तो उसने थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई, मगर साहब का आदेश तो मानना ही था। कहता तोड़कर जब वो अंदर छानबीन करने गया तो थोड़ी ही देर में उसके चीखने की आवाज आई, सर सर जल्दी आइए। मैं भी दौड़कर अंदर गया और देखकर आश्चर्यचकित हो गया। पेड़ के उल्टे वाले हिस्से में दोनों लड़का लड़की मृत अवस्था में पड़े थे। गांव वाले, पुलिस का हुजूम इकट्ठा हो गया। शरीर को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पता चला मौत का कारण शरीर में खून की कमी थी। ऐसा लगता था किसी जानवर ने उनके शरीर से पूरा खून चूस लिया हो। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लगा गांव में कोई आदमखोर जानवर का आतंक हो गया है, इसलिए पुलिस का भी प्रबंध किया गया। रात में पहरा देने लगे। लोगों का उस पेड़ की तरफ जाना मना कर दिया गया। कुछ दिन तक ठप ठीक रहा, मगर फिर अचानक गांव का एक लड़का गायब हो गया। उसके पिता से पूछने पर पता चला कि एक गाय मैदान की तरफ चल रही थी। उनमें से सारी गाय वापस आ गई, मगर एक गाय ना आई। गाय को खोजते खोजते लड़का उधर गया था। एक बार फिर से पेड़ के आसपास तलाश की गई और अंत में ठीक उसी पेड़ के नीचे उस लड़के और उसकी गाय की वैसी ही लाश मिली। शरीर से पूरा खून गायब था। आश्चर्य, ऐसा कौन सा जानवर आ गया है जो इस तरह का काम कर रहा है। मगर तभी एक और बात हुई। गांव के एक लड़के ने बताया कि पहले मरे लड़का लड़की आपस में शादी कर लिए थे, मगर जब लड़का लड़की को लेकर अपने घर गया तो उसके पिता ने उसे दुत्कार दिया। वो लड़के का दोस्त था। लड़का उसके पास आया था मदद मांगने के लिए, मगर उसके पिता बहुत गुस्सैल थे, इसलिए घर में तो वो रख नहीं सकता था। उसने उन्हें सलाह दी कि वो पेड़ के तरफ जाकर रहें, उधर ज्यादा लोग आते जाते भी नहीं है। अब खाना पीना वही दे आएगा। उसने अपनी मां से मदद मांगी थी और खाना भी उन तक पहुंचा देता था। हालांकि दिन के समय थोड़ा डर था तो रात में जाकर खाना दे आता था। करीब 3-4 दिन तक दोनों वहीं थे। सुनकर हमें आश्चर्य लगा। तभी गांव में हलचल सी मच गई। सब गांव वालों का कहना था कि बंजारों ने इस बारे में पहले ही बता दिया था। ये देवी का प्रकोप है। बंजारों ने कहा था गांव पे मौत नाचेगी और मौत ही आ रही है, और इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार समझा गया मैजिस्ट्रेट साहिबा को, जिन्होंने ये प्रथा रुकवाई। लड़का और लड़की के घर वाले अब एक हो गए थे। एक सुर में वो अपने बच्चों की मौत के लिए मैजिस्ट्रेट को दोषी ठहरा रहे थे। कुछ लोगों ने मैजिस्ट्रेट के घर पे हमला भी किया, मगर पुलिस का कड़ा पहरा लगाकर सब स्थिति नियंत्रित की गई। हालांकि उन दिनों मैजिस्ट्रेट शहर गई हुई थी, इसलिए स्थिति ज्यादा खराब न हो पाई। साथ ही ज्यादा खबर फैली भी नहीं, क्योंकि तब ना तो इतने सारे न्यूज चैनल और न ही सोशल मीडिया था जिससे खबर गांव से बाहर जाती। नहीं तो न्यूज़पेपर वालों की भीड़ गांव में लग गई होती। सब परिस्थितियां धीरे धीरे कंट्रोल की गई। पुलिस का कड़ा पहरा पेड़ के चारों ओर लगाया गया। लोगों को उधर जाने से रोका गया। दिन और रात की पाली में पुलिस वाले
पेड़ के चारों ओर पहरा देने लगे। खोजबीन की गई कि आखिर वो कौन सा जानवर है जो इस तरह की हत्याएं कर रहा है, मगर नतीजा कुछ ना निकला। उस रात मेरी पेड़ के पास नाइट ड्यूटी थी। मेरे साथ 2 और कांस्टेबल थे। रात 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक मुझे ड्यूटी करनी थी। मैं और कांस्टेबल्स बाड़े के बाहर ही पहरा दे रहे थे। जैसे जैसे रात बीतती गई, हम थकावट से भर उठे। मैं थोड़ी सी झपकी लेने लगा कि तभी मेरे कानों में पड़ी एक आवाज, जैसे जैसे कोई पंप से पानी खींच रहा हो। एक अजीब सी आवाज। ऐसा लग रहा था सच में कोई पंप से या पाइप से कुछ चीज पी रहा है। अचानक ही मैं हड़बड़ाकर उठ गया। मैंने देखा मेरे साथ के दोनों कांस्टेबल गहरी नींद में सो रहे हैं। मैंने उन्हें जगाया और आवाज के बारे में पूछा। उन्होंने भी आवाज सुनकर आश्चर्य किया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह है क्या। हम तीनों ही बाड़े के अंदर खोजबीन में लग गए, मगर कुछ मिल नहीं रहा था। अचानक साथ वाला कांस्टेबल गायब हो गया। मैं आश्चर्य से भर उठा। अंधेरे में ठीक से उसे हम खोज नहीं पा रहे थे, मगर तलाश करते करते जब पेड़ के पास पहुंचे तो जो कुछ देखा उसे देखकर आश्चर्य से भर उठा। कांस्टेबल की लाश वहीं पड़ी हुई थी, मगर उसके शरीर से पूरा खून सूख गया था। एक बार फिर से गांव में हलचल मच गई। पुलिस प्रशासन और सतर्क हो गया, क्योंकि अब की बार मौत हमारे ही आदमी की हुई थी। पुलिस का पहरा और पहरेदारों की संख्या और बढ़ा दी गई, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब है क्या। एक बात मैंने गौर की थी। उस रात चारों ओर एक अजीब सी खुशबू फैल गई थी। पहले लगा आसपास तो ऐसे कोई पेड़ पौधा है नहीं, फिर खुशबू किसकी होगी। मगर दिन में गौर से देखने में समझ में आया कि पेड़ पर फूल उगाए थे और उन फूलों की खुशबू ही थी। मैंने अब ये बात खुद ही खोजने की कोशिश की। मेरे दिमाग में बात आई, गांव का मुखिया बहुत सालों से गांव में रहता है, वो इस पेड़ के बारे में कुछ बता सकता है। जब उससे पूछताछ की तो वो कुछ खास न बता सका, अलबत्ता ये पता चला कि वो बंजारे पास ही के गांव से आते हैं। मैं तुरंत ही जीप लेकर उस गांव की तरफ चल पड़ा। गांव में पहुंचने पर पता चला कि बंजारे असल में उस गांव के ही है और उस गांव का मुखिया उन बंजारों में से एक है। मुझे देखकर तो उसके घर में हड़कंप मच गया। गांव के भोले भाले लोगों के घर में जब पुलिस जाती है तो हालत ऐसी ही खराब हो जाती है। पहले तो वो मिलने तक को तैयार नहीं था, मगर जब मैंने उसे समझाया कि मैं गिरफ्तार करने या पुलिस की ड्यूटी से नहीं आया हूं, तब जाके वो मिला। उससे जो कुछ सुनने में मिला वो मुझे बेहद आश्चर्य करने वाला था। उसने बताया कि कई सालों से इस पेड़ की पूजा हो रही है। पेड़ कैसे वहां आया ये बात पता नहीं, मगर हां, पेड़ को हर साल ढेर सारा खून चढ़ाया जाता है। जब भी उसके जड़ों में खून डाला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो सारा खून पी जा रहा है। 7 दिनों तक खून की आहुति देने के बाद अचानक ही पेड़ सूखना शुरू हो जाता है। बंजारों के लिए यह संकेत होता है कि अब उनके जाने का समय आ गया है। उसकी बातों से मुझे इतना समझ में आया कि यह कोई खास किस्म का नरभक्षी पेड़ है। हालांकि भोले भाले गांव वालों ने इसे देवी और देवी के प्रकोप से बांध दिया था, मगर कुदरत का यह एक अनूठा नमूना है।
ऐसे कई पेड़ों के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा। अफ्रीका के जंगलों में, वेनेजुएला के जंगलों में कुछ कीटभक्षी पौधे ऐसे होते हैं और कुछ नरभक्षी पौधे भी, जो इंसान तक को अपने चपेट में लेकर उसका पूरा खून चूस जाते हैं। मगर ज्यादातर ये किंवदंती है। मगर मेरे सामने एक जीता जागता पेड़ खड़ा था। मुझे यह भी समझ में आया कि एक बार खून पीने के बाद 2-3 दिनों तक उसे खून पीने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए गांव की मौतें कुछ कुछ दिनों के अंतराल में हो रही थी। थोड़ी बहुत किताबों में खोज करने से मुझे यह भी समझ में आया कि पौधा एक तरह का शीत निष्क्रिय पौधा है। ऐसे कुछ पौधे, कुछ जीव हमारे आसपास मिलते हैं, जैसे ध्रुवीय भालू। ये ऐसे जीव होते हैं जो खास मौसम में शिकार कर ढेर सारा खाना अपने पेट में संचित रख लेते हैं और फिर ठंड के महीनों में पूरी तरह से निष्क्रिय होकर पड़े रहते हैं। संचयित भोजन इन्हें अंदर ही अंदर ऊर्जा देते रहता है, जिससे ये जीवित रहते हैं। ये पौधा भी ठीक उसी तरह का था। इसलिए साल के कुछ महीने इसे खून पीने की जरूरत होती थी। खून से ही ये पौष्टिक तत्व अपने अंदर संचित करता था और फिर शीत निष्क्रियता में चला जाता था, जिससे ये निर्जीव सा खड़ा रहता था। मगर अभी तक इसकी जरूरतें पूजा के नाम पे बकरों के खून से पूरी हो रही थी। इस साल जब पूजा न हो सकी और उसे खून न मिला, तो उसने खुद ही अपना शिकार करना शुरू कर दिया और उसके मुंह लग गया इंसानी खून का स्वाद। यही नहीं, अब तो धीरे धीरे वो शिकार भी करने लगा था। उसकी फूल की वो मादक खुशबू जिस तरह से कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए होती है, अब इंसानों को आकर्षित कर रही थी। इसे मारने का मुझे सिर्फ एक ही तरीका दिखा, वो था कॉपर सल्फेट। ठीक जिस तरह किसान जंगली पेड़ पौधे, खरपतवार आदि को मारने के लिए कॉपर सल्फेट डालते हैं, इसकी जड़ में भी मुझे डालना होगा कॉपर सल्फेट। मगर ऐसे नहीं। मैंने ऑफिस पहुंचकर अपने सुपरिटेंडेंट से बात की। ये काम बड़ी ही गोपनीयता से करना था, क्योंकि अगर गांव वालों को यह बात पता चल जाती तो देवी के प्रकोप के नाम पे एक बार फिर से गांव में उत्पात हो सकता था। हमने करीब 50 मुर्गे मंगाए, उन्हें काटकर उनका खून इकट्ठा किया और उस खून में मिलाया कॉपर सल्फेट। किसी और को बेचकर खतरा नहीं लिया जा सकता था, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि उस रात पेड़ के पास मैं जाऊंगा। मगर मेरी जान को खतरा ना हो, इसलिए मेरी कमर में एक मोटी रस्सी बांध दी गई। बाहर कांस्टेबल्स और सुपरिटेंडेंट खड़े थे। 5 मिनट से ज्यादा समय लगने पर वो लोग रस्सी खींचकर मुझे बाहर ले आते। सारी तैयारी करके उस रात मैं निकल पड़ा। यहां तक याद है वो पूर्णमासी के आसपास की रात थी। आसमान में पूरा चांद फैला हुआ था। चारों ओर चांद की रोशनी थी और उस रोशनी में पहाड़ की तरह खड़ा हुआ था वो पेड़। जैसे ही मैं बाड़े से अंदर जाने लगा, एक बार फिर से वही आवाज मुझे आने लगी, जैसे कोई पानी खींच रहा। धीरे धीरे जैसे मैं पेड़ के पास पहुंचा, जो कुछ मैंने देखा वो देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया था। पेड़ की जड़ से निकल आई थी ढेर सारी शाखाएं। वो हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे ऑक्टोपस के हाथ हो, और उन्हीं से वो पानी खींचने की आवाज आ रही। रक्त लोलुप वो शाखाएं हवा में चारों ओर लहरा रही थी। अगर बात यहां तक होती तो शायद परिस्थिति वो नहीं बनती, मगर इसके साथ ही मैंने देखा पेड़ के चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई थी, और उस रोशनी में दिखाई दे रहे थे अजीबो गरीब भयानक चेहरे और भयानक आवाजें।
ऐसा लग रहा था जैसे नर्क का द्वार खुल गया है और वहां की गर्मी मुझे महसूस हो रही है। और इसके साथ साथ नर्क की वो हजारों लाखों जीव रोते चीखते चिल्लाते रक्त लोलुप बनकर लहरा रहे हैं। वो शाखाएं असल में उन नरकीय जीवों के हाथ हैं जो खून पीने के लिए लालायित हो रहे हैं। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, अचानक ही वो शाखाएं मेरे हाथों पैरों में चढ़ने लगी और इसके साथ ही आने लगी एक मादक सी खुशबू, जिस खुशबू में मगन होता हुआ मैं लगभग बेहोश सा होने लगा था। मेरे मन में बस यही विचार आ रहा था कि जाने दो मेरा खून, क्या होता है, थोड़ा सा खून ही तो देना है मुझे। इससे इन रक्त लोलुप नारकीय वहशी जीवों की प्यास बुझ रही है। थोड़ा देर और, उसके बाद मेरे शरीर से सारा खून इन तक चला जाएगा और मैं चला जाऊंगा मौत की आराम की नींद में। एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी खुशी मेरे मन में लहराने लगी। मैं सब कुछ भूल गया कि असल में मैं वहां क्या करने आया हूं और अपना समर्पण करता जा रहा था। वो शाखाएं मुझे अपने आप में समेटकर धीरे धीरे मेरे शरीर से खून पी रही थी। मेरे कानों में थी नारकीय जीवों की चीखने चिल्लाने रोने की वो भयानक आवाजें। कुछ पल तक ऐसा ही रहा और अगर कुछ पल ऐसा ही रहता तो शायद मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता, मगर तभी मेरी तंद्रा टूटी मेरे कमर की रस्सी के खिंचाव से। बहुत देर तक मुझे अंदर रहता देखकर बाहर खड़े कांस्टेबल और सुपरिटेंडेंट ने रस्सी खींचना शुरू कर दिया था। अब एक रस्साकसी शुरू हो गई थी उन भयानक शाखाओं में और मेरे साथियों में। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी भयानक शक्ति है जो मुझे खींच रही है अंदर की ओर। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर मुझे बाहर खींचना शुरू कर दिया। तभी मैंने अपने हाथों में पकड़े हुए मुर्गे के खून को पूरा उड़ेल दिया उस पेड़ की तरफ। खून पड़ते ही साथ शाखाओं की पकड़ धीमी होने लगी। उनकी असली प्यास तो बुझती जा रही थी, मगर अगले ही पल अचानक एक औरत के रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी और इसके साथ ही उन नारकीय जीवों की चीखने चिल्लाना बहुत तेज हो गया। वो छटपटाने लगे, घबराने लगे। कॉपर सल्फेट अपना असर शुरू कर दिया था। उन शाखाओं को भी मैंने हवा में लहराते तड़पते देखा और कुछ ही देर में धीरे धीरे वो शाखाएं जमीन के अंदर प्रविष्ट होने लगी थी और फिर वो सारा नारकीय जीव शाखाएं इत्यादि उसी जमीन के अंदर घुस गई जहां से वो निकल कर आई थी। इसके साथ साथ मैं भी लहराकर जमीन पर गिर पड़ा। आंख खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर ने बताया मेरे शरीर से बहुत सारा खून जा चुका है, मगर किस्मत वाला हूं मैं जो बच गया। इसके बाद मुझे काफी सारा खून चढ़ाना पड़ा था। करीब 1 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं स्वस्थ होकर वापस आया। और उस पेड़ का क्या हुआ? अचानक ही हिदयनाथ ने पूछा। मुझे पता था तुम ये सवाल जरूर करोगे। वो पेड़ वैसा ही खड़ा रहा जैसे था, मगर हां, अगले साल उसमें पत्तियां और फूल नहीं आए। मुझे समझ में आ गया था कि वो अंदर ही अंदर मरता जा रहा है या मर चुका है। अब कभी भी उसमें पत्तियां और फूल इत्यादि नहीं आएंगे। अब अंदर ही अंदर कीड़े शायद उसे खाते जा रहे थे। एक बार सावन के महीने में तेज आंधी बारिश में वो पेड़ गिर पड़ा। गांव वालों ने इसे देवी का ही कोई चमत्कार समझा और उस पेड़ को काटकर नदी में बहा दिया गया। मगर अब गांव में वो पेड़ था कहां? मैं भी तो करीब 10 साल से काम कर रहा हूं। मैंने तो आज तक ऐसा कोई पेड़ या उसकी जगह नहीं देखी। गांव के बाहर जो देवी का मंदिर बना है वहीं पेड़ हुआ करता था। ये सब क्या था मुझे भी ठीक से पता नहीं, मगर हां, आज भी कभी कभी रात को तकिए पर करवट लेने से मेरे कानों में वही नारकीय जीवों की आवाज आती है, जैसे गांव की जमीन के नीचे वो आज भी
घूम रहे हैं, क्योंकि उनके मुंह पर लग गया था मेरे खून का स्वाद, मगर वो पूरा नहीं पी पाए। इसलिए तुम लोग भी जरा संभाल कर रहना, क्या पता फिर कोई वार मिल जाए उन नारकी जीवों को गांव की जमीन से ऊपर आने के लिए।